नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो ये ग्रैमी अवार्ड्स है। पहला टॉपिक 2023 के डिक्लेयर हो चुके हैं। तो भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं रिकी केज। उनको इन्होंने ये तीसरी बार जीता अवार्ड। उनकी एल्बम क्या है, डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया है। फिर इस अवार्ड में कुछ नए अवार्ड भी जोड़े गए शो में। इसमें सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर का और बेस्ट स्कोर साउंड ट्रैक फॉर वीडियो गेम्स के लिए। ग्रैमी अवार्ड्स अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं कि वहाँ के जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, संगीत उद्योग के कार्यों को पहचान दिलाने के लिए। ये उन्होंने तीसरी बार दिया और उनके एल्बम को सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। फिर उन्होंने इसको शेयर भी किया है स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ, जो कि द पुलिस के रॉक बैंड के एक ड्रमर हैं। सॉन्ग ऑफ द ईयर बॉनी राइट को दिया गया है जस्ट लाइक दैट के लिए। इन्होंने इस कैटेगरी में टेलर स्विफ्ट को हराया। दूसरा टॉपिक है 1069 वुल्फ वी के बारे में। ये एक प्लेनेट है, यानी कि पृथ्वी जैसा एक ग्रह चट्टानी रूप से, जो कि पृथ्वी से 31 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका द्रव्यमान 1.26 गुना ज़्यादा है पृथ्वी से, और आकार में ये 1.08 गुना बड़ा है। लेकिन यह हमारी मिल्की वे के तो उत्तर की ओर स्थित है। लेकिन दूसरी बात यह है कि पृथ्वी से, जैसे हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, ये वहाँ पर छठे नंबर पर आता है। फिर ये अपने तारे से ज्वारीय रूप से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि इसका एक हिस्सा हमेशा दिन के उजाले में तथा विपरीत हिस्सा हमेशा जो अंधेरे में रहता है। यह पृथ्वी और सूर्य की दूरी के 15वें हिस्से के बराबर दूरी पर रहता है। यानी कि ये अपना एक दिन, मतलब एक परिक्रमा पूरे तारे की, वो 15 लगभग 16 दिनों में पूरी कर लेता है। फिर अनुमान के अनुसार वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं कि ये सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का केवल 65% हिस्सा ही प्राप्त करता है, जिससे इसकी सतह होती है वो ठंडी होती है और ये नारंगी रंग का दिखाई देता है। ये इस तरीके से अंतरिक्ष में फोटो लिए जाते हैं। और ध्रुव तारा क्या होता है, जिसे कहते हैं पोलारिस। ये उत्तर तारा या ध्रुव तारे के रूप में जाना जाता है। ये बहुत चमकीला होता है, सूरज से भी 2.5 गुना ज़्यादा चमकीला। और ये उर्सा माइनर तारामंडल, जो कि पृथ्वी से 323 प्रकाश वर्ष दूर है, उसका हिस्सा है। पोलारिस जो है उत्तरी खगोलीय ध्रुव से 1 डिग्री से भी कम दूरी पर है, यानी कि हमारे उत्तरी ध्रुव की तरफ 1 डिग्री पर मिलता है और लगभग पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीधी रेखा में है। इसलिए उत्तरी आकाश में स्थिर दिखाई देता है। और इसी को देख के पुराने लोग अपने चलते थे कि उत्तर दिशा को देखते हुए, और ये अन्य सभी तारे इसके चारों ओर घूर्णन करते हुए प्रतीत होते हैं। इसकी स्थिति और चमक ने ही प्राचीन काल से क्या करा, मनुष्यों को नेविगेशन प्रदान किया, यानी दिशा सूचक के रूप में। हालांकि भूमध्य रेखा को अगर हम दक्षिण में पार कर जाएं तो ध्रुव तारा खो जाएगा, जिसके कारण इसका नेविगेशन में उपयोग करना असंभव होगा। और इसका क्या सोच है वैज्ञानिकों की कि पोलारिस का विश्लेषण पहली बार रोमन गणितज्ञ या खगोलविद टॉलमी ने करी थी, जिनका समय था 165 से 85 ईसा पूर्व का। फिर नासा के अनुसार ध्रुव तारा एक उपाधि है जो समय के साथ साथ अलग अलग तारों को दी जाती है, जो कि घूमते रहते हैं। लगभग 14,000 वर्ष पहले आकाशीय ध्रुव चमकीले तारे वेगा की ओर संकेत करते थे, और ये लगभग 12,000 वर्षों में फिर से वेगा की ओर ही संकेत करेंगे। ये इस तरीके से पोलारिस है, जिसे कहते हैं हम ध्रुव तारा। ये लिटिल डिपर है, उर्सा माइनर का ये हिस्सा है। और बिग डिपर क्या होता है, ये उर्सा मेजर है। तो ये इस तरीके से बनाया गया है। और उर्सा जो माइनर है उसकी आकृति अगर जोड़ी जाए तो इस तरीके से बनती है, कुत्ते जैसी। और फिर नौसेना हल्के लड़ाकू विमान की आईएनएस विक्रांत पर लैंडिंग हुई है। तो हमारे जो है आईएनएस जो विक्रांत पर अपनी पहली लैंडिंग करी है किसी स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान ने। ये क्या दिखाता है कि नौसेना की आत्मनिर्भरता योजनाओं की दिशा में एक मील का पत्थर है। इसके बाद 2 इंजन वाले MiG-29 के फाइटर जेट ने भी लैंडिंग की और उड़ान भी भरी, जो कि रूसी मूल के हैं। ये आईएनएस विक्रांत सितंबर 2022 में कमीशन किया गया था, और ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जो कि संचालन की प्रक्रिया में है। जनवरी 2020 में DRDO ने आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसेना LCA की सफल लैंडिंग का प्रदर्शन किया, जिसकी तर्ज पर DRDO आईएनएस विक्रांत के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर विकसित करने की प्रक्रिया में है। तो ये है आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत रीबॉर्न हुआ है, क्योंकि पहले भी था लेकिन वो रशिया का था, हमने नाम बदल के यूज़ किया था। ये हमने खुद बनाया है। इसकी कॉस्ट है 20,000 करोड़, वज़न 45,000 टन का है, और इसकी जो है लंबाई कितनी है 262 मीटर, चौड़ाई है 62 मीटर की। 28 नॉट की रफ्तार से ये चल सकता है। 2300 इसमें कंपार्टमेंट है और 1700 का क्रू रह सकता है इसके अंतर्गत। और इसका जो डेक है ये इसमें 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर का है। अगला टॉपिक है दक्षिण भारत का पहला औद्योगिक गलियारा परियोजना। तो प्रधानमंत्री ने चेन्नई बंगलुरु औद्योगिक गलियारा के अंतर्गत 8,500 एकड़ भूमि में फैले तुमकुरू में कार्यान्वित होने वाली दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रख दी।
तो तुमकुरू जो है औद्योगिक टाउनशिप की योजना पीएम गति शक्ति के सिद्धांतों के अनुरूप बनाई गई है, ताकि आर्थिक क्षेत्र के लिए क्या हो, अंतिम मील मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। भारत सरकार एनआईसीडी और कार्यान्वयन ट्रस्ट के माध्यम से और कर्नाटक सरकार का भी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसके माध्यम से तुमकुरू जिले के वसंतनर सापुरा में 3 चरणों में औद्योगिक टाउनशिप का विकास किया जा रहा है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एनआईसीडी कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक गलियारों के अंतर्गत 22 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा होगी। प्लग एंड प्ले मतलब आओ और काम करो सीधे सीधे। फिर ये हैं इस तरीके से 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि भारत के बनाए जा रहे हैं, जैसा कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC और युवा संगम पोर्टल। तो हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो कि कहाँ है, नई दिल्ली में, युवा संगम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया। तो युवा संगम क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की एक पहल है। यानी इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और इस पहल के अंतर्गत 20,000 से अधिक युवा पूरे भारत की यात्रा करेंगे तथा एक दूसरे की संस्कृतियों को समझने का अनूठा अवसर प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं को भारत की विविधता को समझने का भी अवसर मिलेगा। तो ये थे आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।